जय सिया राम बच्चों। मेरा नाम है युवराज चौबे और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आरएस एकेडमी पर। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपके लिए लेकर आया हूं एक नया चैप्टर में आज, है ना। नया चैप्टर का एक नया टॉपिक मेटलर्जी। मेटलर्जी टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। क्योंकि हर साल बोर्ड में मेटलर्जी टॉपिक पूरा मेटल नॉन मेटल चैप्टर भी इंपॉर्टेंट। तो बेटा देखो, सारे चैप्टर है, करने वाले को तो सब करना है, लेकिन मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में भी ये जो मेटलर्जी टॉपिक है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चन आना ही आना है। कुछ भी नहीं करेगा ना तो एक बार में और का नाम तो पूछेगा ही, है ना। मैं गारंटी दे रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड 2025 में आपको मेटलर्जी से कम 2 क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मेटलर्जी पढ़ना, ठीक। आओ, अब मेटलर्जी होती क्या है सर? बेटा मेटलर्जी एक प्रोसेस है। किसकी प्रोसेस है सर? और मेटल को धरती में से एक्सट्रैक्ट करना, मेटल को धरती में से चाहे सी वाटर में से एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम मेटलर्जी बोलते हैं। आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या। अच्छा, अब ये प्रोसेस क्या होनी चाहिए? फीजिबल होनी चाहिए सर। फीजिबल मतलब किफायती दरों पे हो जाए और साथ ही साथ कन्वीनियंट भी होनी चाहिए। कन्वीनियंट यानी आसानी से हो जाए, है ना। अब भाई जाहिर सी बात है, कोई काम अगर बहुत मुश्किल है तो हम उसे क्यों ही करें जब उसका एक ऑल्टरनेट प्रेजेंट है जो कि आसान है ना, है ना। इसीलिए मेटलर्जी में वो प्रोसेस होगी जो आसान भी हो और फीजिबल भी हो, है ना। वो प्रोसेस नहीं होगी जो बहुत महंगी है या बहुत मुश्किल है, समझ गए। तो प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर विच इज फीजिबल एंड कन्वीनियंट। सर ये और क्या होता है? बस 5 मिनट में हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। बस 5 मिनट में हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जान लेते हैं मेटलर्जी शुरू करने से पहले। सबसे पहला है मिनरल। सबसे पहला क्या है? मिनरल। ये जो मेटल्स होते हैं ना बेटा, ये अर्थ में या सी वाटर में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे सॉइल में या सी वाटर में नेचुरली क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। इन्हें ही हम मिनरल्स बोल देते हैं। इन्हें ही हम क्या बोल देते हैं? मिनरल्स। अब अर्थ में जो ये मेटल्स प्रेजेंट है ना, ये मेजर सोर्स है ना। अर्थ में जो मेटल्स प्रेजेंट है ये मेजर सोर्स है और जो हमारा वाटर है ना, ये माइनर सोर्स है। पहली बात। दूसरी बात, ये जो मेटल्स प्रेजेंट है ये 2 स्टेट में प्रेजेंट हो सकते हैं। या तो ये फ्री स्टेट में प्रेजेंट होंगे या फिर ये कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होंगे। फ्री स्टेट का क्या मतलब है सर? फ्री स्टेट का मतलब है कि इन्होंने किसी और मेटल के साथ या किसी और सब्सटेंस के साथ बॉन्ड नहीं बनाया होगा। कंबाइंड का क्या मतलब है कि इन्होंने, इन मेटल ने किसी भी और सब्सटेंस के साथ क्या किया होगा? बॉन्ड फॉर्मेशन किया होगा। क्या किया होगा? बॉन्ड फॉर्मेशन किया होगा। अब देखिए मेटल मिनरल्स की डेफिनेशन। मेटल्स अकर नेचुरली इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, है ना। इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स का क्या मतलब है कि ये, इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स का क्या मतलब है कि ये फ्री स्टेट में है। किस स्टेट में है? फ्री स्टेट, फ्री स्टेट। अच्छा, कंपाउंड्स का क्या मतलब है कि ये कंबाइंड स्टेट में है। किस स्टेट में प्रेजेंट है? कंबाइंड। किस स्टेट में बेटा जी? कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है सर? या तो अर्थ की क्रस्ट में, और अर्थ की क्रस्ट कैसा सोर्स है? मेजर सोर्स है सर। या सी वाटर में। सी वाटर कैसा सोर्स है बेटा? माइनर सोर्स है। इन्हें ही हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। इन्हें ही हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि ओर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट आता है कि ओर्स क्या होते हैं। बेटा मेरी बात सुनो, मान लो मर्क्यूरी को हमें एक्सट्रैक्ट करना है। किसको एक्सट्रैक्ट करना है? मर्क्यूरी को। अब अर्थ में ये मर्क्यूरी का मिनरल है, लाल वाला, है ना, Hg, ठीक। और अर्थ, इसी अर्थ में थोड़ी दूरी पर एक ये भी मर्क्यूरी का मिनरल है, ये काला वाला, है ना। सर ये दोनों अलग है? हाँ बेटा अलग है, लेकिन मिनरल मर्क्यूरी के ही है। अब मैंने क्या किया कि मैं इस काले वाले में से मर्क्यूरी निकाला, तो मुझे कॉस्ट पता क्या आई? 10 ग्राम मर्क्यूरी निकालने के लिए मुझे 100 रुपए की खर्चा आया। कितने का खर्चा आया? 100 रुपए के लिए। अब मैंने इस लाल वाले में से भी मर्क्यूरी निकाला, सेम मैंने 10 ग्राम निकाला। 10 ग्राम मर्क्यूरी निकालने पे मुझे खर्चा आया 500 रुपए का। मुझे खर्चा आया 500 रुपए का। अब आप सोचिए, आप मर्क्यूरी निकाल रहे हैं, आप ये मेटलर्जी का काम कर रहे हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप क्या करेंगे बताइए? सर हम ये काला वाला मर्क्यूरी निकालेंगे। क्यों निकालेंगे सर? मर्क्यूरी ये भी है, मर्क्यूरी ये भी है, कुछ अंतर नहीं है दोनों में। ये सस्ते में निकल रहा है, वो महंगे में निकल रहा है। हमें ज्यादा प्रॉफिट इसमें होगा, हमें ज्यादा प्रॉफिट इसमें होगा, तो हम इससे मर्क्यूरी निकालेंगे सर। हम इस काले वाले से निकालेंगे, इस लाल वाले से नहीं निकालेंगे। तो बस बेटा वही मिनरल
वही मिनरल जिससे आप मेटल निकाल सकते हैं, मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे सर? इकोनॉमिकली, कन्वीनियंटली। उसे ही हम ओर बोल देते हैं, उसे ही हम क्या बोल देते हैं? ओर बोल देते हैं। तो ये काला वाला जो है इसे आप मर्क्यूरी का ओर बोलेंगे, इसे आप क्या बोलेंगे? मर्क्यूरी का ओर। ये क्या लाल वाला मर्क्यूरी का ओर है? नहीं है सर। क्या लाल वाला मर्क्यूरी का मिनरल है? हाँ सर है। क्या ओर है? नहीं सर, ओर नहीं है। आशा करता हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब पढ़िए, और की डेफिनेशन पढ़िए बेटा। द मिनरल्स फ्रॉम विच metals can be extracted economically and conveniently. metals can be extracted economically and conveniently. इन्हें ही हम क्या बोलते हैं? ओर्स। वह मिनरल जिसमें से मेटल किफायती दरों पे निकल जाए, आसानी से निकल जाए, इसे बोला जाता है ओर्स। इसे क्या बोला जाता है? ओर्स। अब इसी पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आती है। क्या सर? क्या बेटा? जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी मिनरल्स हैं, क्या वो सब और है? नहीं सर। ये देखिए ना, ये भी मिनरल है, ये भी मिनरल है, लेकिन ये और नहीं है। पर सर क्या जितने भी और हैं वो मिनरल हैं? हाँ बेटा, ये देखो जितने भी ओर्स होंगे, जितने भी क्या होंगे? और वो मिनरल होंगे, है ना। तो इसी पे एक लाइन आती है, ऑल ओर्स आर मिनरल्स। ऑल ओर्स आर मिनरल्स, सारे और मिनरल है। बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, सारे मिनरल्स और नहीं है। सिर्फ वो मिनरल जिससे मेटल को निकाला जा सके। कैसे सर? इकोनॉमिकली और कन्वीनियंटली क्या है? और है। आशा करता हूं आपको और का मतलब समझ में आ गया हो। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म पे, जो कि थर्ड है, गैंग या मैट्रिक्स। जो कि थर्ड क्या है? गैंग या मैट्रिक्स, है ना। गैंग या मैट्रिक्स क्या होता है? जो भी अर्थली या रॉकी इम्प्योरिटीज और से एसोसिएटेड होती है या मिनरल से एसोसिएटेड होती है, उसे गैंग या मैट्रिक्स बोलते थे। सर हमें कुछ समझ नहीं आया। बेटा हम खुद मान लो पार्क में खेलने गए, थोड़ा सा मिट्टी में गिर गए, क्या हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे? हाँ सर, हो जाएंगे हमारे कपड़े गंदे। तुम मुझे बताओ, वो मेटल का मिनरल इतने सालों से मिट्टी में पड़ा है, क्या वो गंदा नहीं हुआ होगा? सर हुआ होगा। क्या उस पर मिट्टी नहीं लगी होगी? होगी, है ना। उस पर क्या रॉकी इंप्योरिटीज नहीं होगी? पथरीली इंप्योरिटीज नहीं होगी? हाँ सर होगी। रेत भी होगी, मिट्टी भी होगी, है ना। हो सकता है पन्नी वन्नी भी मिल जाए, है ना। कुछ भी मतलब इंप्योरिटी होगी। हाँ सर होगी। तो जो अर्धली यानी मिट्टी वाली इंप्योरिटीज और रॉकी यानी पथरीली इंप्योरिटीज इस ओर से या मिनरल से चिपकी हुई हैं, एसोसिएटेड हैं, उन्हें ही गैंग या मैट्रिक्स बोला जाता है। आइए जरा इसकी डेफिनेशन पे नजर मारते हैं। द अर्थली एंड रॉकी इंप्योरिटीज which are associated with the mineral is called गैंग और मैट्रिक्स। इज कॉल्ड गैंग और मैट्रिक्स। इसलिए क्या बोलते हैं? गैंग और मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है क्रशिंग और ग्राइंडिंग ऑफ ओर। क्रशिंग और ग्राइंडिंग ऑफ ओर। अब बेटा जब ये और आप निकालते हैं धरती से, तो ये इतना बड़ा पत्थर होता है ना, इतना बड़ा पत्थर मैं हाथ से दिखा भी नहीं सकता, इतना बड़ा पत्थर होता है ना। अब आप मुझे बताइए, इतने बड़े पत्थर को फैक्ट्री ले जाना आसान है? नहीं सर। क्या इतने बड़े पत्थर में एक साथ काम करना आसान है? नहीं सर। कितना आसान होगा, कितना आसान होगा अगर हम इतने बड़े पत्थर को छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ ले, है ना सर। आसान तो होगा, है ना। जैसे आपका सिलेबस सोचिए, आपकी पूरी बुक है एनसीईआरटी लगभग 300-400 पन्नों की, है ना। लेकिन इसे चैप्टर में डिवाइड किया गया। क्यों? क्योंकि चैप्टर में इन्हें पढ़ना आसान है। सोचो सब कुछ एक साथ लिख देते तो हमें क्या लगता है इतना बड़ा है, इतना सारा बर्डन है। लेकिन जब चैप्टर में इन्हें डिवाइड कर दिया, चैप्टर के बाद टॉपिक में डिवाइड किया, टॉपिक के बाद सब टॉपिक में डिवाइड किया, तो हमारे लिए काम बहुत आसान हो गया। हुआ ना आसान? सिमिलरली हम इस बड़े से पत्थर वाले ओर को क्या करेंगे बेटा? छोटे छोटे पाउडर के फॉर्म में तोड़ेंगे, छोटे छोटे पाउडर के फॉर्म में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे बेटा? सबसे पहले तो हम ये बड़े ओर के ऊपर हथौड़ा मारेंगे, दे हथौड़ा, है ना। हथौड़ा मारा, हथौड़ा मार के क्या होगा? छोटे छोटे से पत्थर के फॉर्म में तोड़ देंगे। वेरी गुड। अब इस छोटे छोटे पत्थर को लिया आपने, मिक्सी में डाल दिया। इस छोटे छोटे पत्थर को लिया और आपने कहाँ डाल दिया? मिक्सी में डाल दिया सर। और ये मिक्सी ऑन करता है, घर 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 घर। ये मिक्सी क्या करेगी? उस ओर को पीस देगी, उस ओर को पीस देगी। और किस फॉर्म में ला देगी? पाउडर्ड फॉर्म में ला देगी। किस फॉर्म में ला देगी? पाउडर्ड फॉर्म में। ये देखिए पाउडर्ड फॉर्म। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, इसी पाउडर्ड फॉर्म को टेक्निकल भाषा में बोला जाता है पल्वराइज्ड फॉर्म। क्या बोला जाता है? पल्वराइज्ड फॉर्म बोला जाता है सर। याद रखेंगे? हाँ सर याद रखेंगे। आइए अगली डेफिनेशन पे देखते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर या एनरिचमेंट ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर या एनरिचमेंट ऑफ ओर। सर ये क्या होती है बेटा? हमने इसे बस छोटे टुकड़ों में डाला है, अभी गैंग या मैट्रिक्स में से रिमूव नहीं किया है। हमें वो अर्थली इंप्योरिटीज, वो पथरीली इंप्योरिटीज, मिट्टी वाली इंप्योरिटीज हटानी पड़ेगी। हाँ सर हटानी पड़ेगी। तो उसी को हटाने की प्रोसेस को, उसी इंप्योरिटी को हटाने की प्रोसेस को बोला जाता है कंसंट्रेशन या एनरिचमेंट ऑफ ओर। उसी को क्या बोला जाता है? कंसंट्रेशन या एनरिचमेंट ऑफ ओर। दिस इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ गैंग और मैट्रिक्स फ्रॉम ओर। पहले किस मूवमेंट से, किस मेथड से रिमूव करते थे वो भी हमारे सिलेबस में था, अब हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमें याद करने की भी जरूरत नहीं है। हालांकि कुछ स्कूल में
पढ़ाया होगा, पर आप एकदम बेफिक्र रहिए, बोर्ड में नहीं आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब दो प्रोसेस है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, इन दो प्रोसेस को देखिए। हमारे सिलेबस में बेटा जो ओर है, या तो वो फ्री स्टेट में मिलेगा या कंबाइंड स्टेट में मिलेगा। यदि वो कंबाइंड है तो किसके साथ कंबाइंड है सर? या तो वो सल्फाइड के साथ कंबाइन होगा या वो कार्बोनेट के साथ कंबाइन होगा। हमारे सिलेबस के हिसाब से और या तो फ्री स्टेट में होगा या और ऑक्साइड के फॉर्म में होगा, बट है ना, ऑक्साइड के फॉर्म में तब भी कंबाइंड है, और अन्यथा वो या तो सल्फाइड के साथ कंबाइंड होगा और यानी सल्फर के साथ बॉन्ड बना के बैठा होगा, या फिर कार्बोनेट के साथ बॉन्ड बना के बैठा होगा, कार्बोनेट के फॉर्म में होगा। समझ गए? अब हमें एक प्रोसेस होती है रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या होती है सर? हम सल्फाइड के ओर्स के लिए करते हैं। ये सिर्फ किसके लिए करते हैं? सिर्फ और सिर्फ सल्फाइड के ओर्स के लिए करते हैं। सल्फाइड का आप ओर लेते हैं, और लिया आपने सल्फाइड का, अब आप क्या करेंगे? इसको हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या करेंगे? हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, हीट करने से क्या होगा? अच्छा, हीटिंग बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल होगी, ताकि मेटल मेल्ट ना हो जाए, ताकि मेटल मेल्ट ना हो जाए, है ना। हीट करेंगे, इस हीटिंग से ये जो मेटल होगा ना, मेटल, ये मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये था आपका मेटल का और सल्फाइड के साथ, है ना। एम मतलब मेटल, एस मतलब सल्फाइड। आपने क्या किया? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसे हीट किया, तो अब क्या होगा? एक ऑक्सीजन मेटल ले जाएगा, दो ऑक्सीजन सल्फर ले जाएंगे, तो एक तो आपका मेटल ऑक्साइड बनेगा, एमओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी सर? SO2 गैस रिलीज होगी। समझ गए? नेक्स्ट, कैल्सिनेशन। याद रखेंगे, C फॉर कैल्सिनेशन, C फॉर कार्बोनेट, C फॉर कैल्सिनेशन, C फॉर कार्बोनेट। अब ये जो कार्बोनेट कैल्सिनेशन किसके लिए की जाती है? सिर्फ और सिर्फ कार्बोनेट के ओर्स के साथ। कार्बोनेट के ओर्स के साथ मतलब सर जो और कार्बोनेट से जुड़ा हुआ है। कार्बोनेट क्या होता है सर? बेटा CO3 2 माइनस को बोला जाता है कार्बोनेट, और HCO3 को बोला जाता है, HCO3 माइनस को बोला जाता है बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। याद कर लो, हर जगह काम आता है केमिस्ट्री में। आइए आगे बढ़ते हैं। ये कैल्सिनेशन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए की जाती है सर? कार्बोनेट के ओर के लिए की जाती है। सर कैल्सिनेशन क्या होता है? बेटा बहुत सारे टीचर्स पता क्या बोलते हैं कि कैल्सिनेशन हीटिंग ही होती है, बट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, है ना। बेटा मैं उन्हें गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे एक करेक्ट वर्ड नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि एनसीईआरटी बोलती है कि कैल्सिनेशन हीटिंग है। किसकी हीटिंग है? कार्बोनेट ओर्स की। किसमें सर? किस कंडीशन में? लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, है ना। लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अब लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एनसीईआरटी ने लिख दिया है, तो हमें भी अपने बुक्स में क्या लिखना है? लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन लिखना है। आप चेक कर लीजिएगा एनसीईआरटी, उसमें लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन लिखा है ना। फिर वही बात, क्या है कैल्सिनेशन? कार्बोनेट ओर्स आर हीटेड इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बिलो द मेल्टिंग पॉइंट, है ना। एमपी मतलब क्या है बेटा? मेल्टिंग पॉइंट है ऑफ मेटल। क्यों कर रहे हैं ये करो कैल्सिनेशन? ताकि हम मेटल को कहाँ कन्वर्ट कर सकें? उसके मेटल ऑक्साइड में। ये लीजिए, मान लीजिए ये एक मेटल कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट है। आपने क्या किया? इसका कैल्सिनेशन किया, मतलब आपने इसको हीट किया, है ना, इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, या यूं कह लो, जो कि बहुत लोग कहते हैं बट एनसीईआरटी के हिसाब से वो गलत हो जाएगा, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। आपने इसको हीट किया, तो ये क्या बन जाएगा सर? ये मेटल ऑक्साइड बनेगा, और साथ में CO2 गैस रिलीज होगी। CO2 गैस क्या होगी? रिलीज होगी। CO2 गैस क्या होगी? रिलीज होगी। आशा करता हूं आपको इतनी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। चलिए इसे जल्दी से नोट करिए, जल्दी नोट करिए बेटा। इसे मैं साइड हट गया हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इससे पहले कि हम ना मेटलर्जी के एक एक स्टेप देखें, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि एक बार रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, कैसी होती है, और उसमें कौन से मेटल्स को लो रिएक्टिविटी का दर्जा दिया है, किसको लीस्ट का, किसको हाईएस्ट का, किसको मीडियम का, वो एक बार जान जाए और देख लें, और वो किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, ये पूरी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल की। सबसे ऊपर सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मर्क्यूरी, है ना, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। ठीक है जी। अब ये वाले मेटल्स हैं, ये यहाँ तक एल्यूमिनियम तक, है ना, इनको बोला जाता है कि मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी हैं। ये हमेशा हमेशा आपको कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे, मतलब हमेशा आपको किसी और के साथ बॉन्ड बनाए हुए मिलेंगे, हमेशा किसी और के साथ बॉन्ड बनाए हुए मिलेंगे। उसके बाद
ये जो मेटल्स हैं ZnFePb, ये मीडियम रिएक्टिविटी के मेटल्स हैं। ये भी आपको कंबाइंड स्टेट में ही मिलेंगे, ये भी आपको कंबाइंड स्टेट में ही मिलेंगे। ये जो लाल से मैंने लिखे हैं CuHg और Ag, CuHg और Ag, इन्हें बोला जाता है कि ये लो रिएक्टिविटी के मेटल्स हैं, लो रिएक्टिविटी के मेटल्स हैं। तो ये आपको कंबाइंड स्टेट में भी मिल सकते हैं और फ्री स्टेट में भी मिल सकते हैं, कंबाइंड स्टेट में भी मिल सकते हैं और फ्री स्टेट में भी मिल सकते हैं, ठीक है। Au और Pt है ना, गोल्ड और प्लैटिनम, ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, ये आपको हमेशा फ्री स्टेट में ही मिलेगा, हमेशा आपको कैसे मिलेगा, फ्री स्टेट में मिलेगा, है ना। इसे क्या बोला जाता है, मेटल्स ऑफ लीस्ट रिएक्टिविटी। चलिए इस बात को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं मेटल से, है ना। सबसे पहले हम लो रिएक्टिविटी का देखेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए इसे नोट करिए। आइए अब हम इससे पहले मेटलर्जी पढ़े, है ना, हमें देखना है कि कौन से मेटल का ओर का नाम क्या है और उस ओर का केमिकल फॉर्मूला क्या है। ये मैं आप लोगों के लिए एक लिस्ट लेके आया हूं जो हमारे बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है ना। सबसे पहले देखिए सोडियम, सोडियम के ओर का क्या नाम है, रॉक सॉल्ट। क्या नाम है, रॉक सॉल्ट। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaCl, है ना। तो सोडियम का ये ओर है और इसका ये केमिकल फॉर्मूला है। अब मेटल कौन सा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट, बॉक्साइट का फॉर्मूला Al2O3.2H2O। जिंक, जिंक के दो ओर है सिलेबस में, एक जिंक ब्लेंड और कैलामाइन, जिंक ब्लेंड और कैलामाइन। जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला क्या है, ZnS, और कैलामाइन क्या है, ZnCO3। तो जिंक का सल्फाइड और कौन सा है सर, जिंक ब्लेंड है। जिंक का कार्बोनेट और कौन सा है सर, कैलामाइन। कैसे याद रखेंगे बेटा, C फॉर कैलामाइन, C फॉर कार्बोनेट, समझ गए। उसके बाद है आयरन, आयरन के हमारे सिलेबस में 1 2 3 4 और देके रखे हुए हैं। पहला है हेमेटाइट, हेमेटाइट का फॉर्मूला Fe2O3। दूसरा है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला Fe3O4। तीसरा है आयरन पायराइट, फॉर्मूला FeS2। चौथा है सिडराइट, फॉर्मूला FeCO3। अगला है कॉपर, कॉपर के भी हमारे में 3 और देके रखे हुए हैं। पहला है कॉपर ग्लास जिसका फॉर्मूला है Cu2S। दूसरा है क्यूप्राइट जिसका फॉर्मूला है Cu2O। और तीसरा है कॉपर पायराइट जिसका फॉर्मूला है CuFeS2, समझ गए। अगला है HgPbMn, है ना। Hg को क्या बोलते हैं, सिनेबार, सिनेबार का फॉर्मूला HgS। Pb को क्या बोलते हैं, गलीना, गलीना का फॉर्मूला PbS। Mn को क्या बोलते हैं, पायरोल्यूसाइड, Mn के ओर को, है ना, और इसका फॉर्मूला MnO2। ये ओर्स के नाम आपको याद होने चाहिए, 1 मार्क में इससे क्वेश्चन बन सकता है। अब आइए देखते हैं कि जो लो रिएक्टिविटी के मेटल्स हैं, जो लो रिएक्टिविटी के मेटल्स हैं, उनका एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो आप स्टेप 1 क्या करेंगे, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करेंगे ओर का। स्टेप 2 क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर करेंगे। ये दोनों स्टेप कोई भी मेटलर्जी करो कॉमन है सब में, है ना। लो रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी, लीस्ट रिएक्टिविटी, हाई रिएक्टिविटी, ये 2 स्टेप तो कॉमन है। अब हमारे सिलेबस में जो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल हैं उनके सिर्फ और सिर्फ सल्फाइड डोर दिए गए हैं, उनके सिर्फ और सिर्फ क्या दिए गए हैं, सल्फाइड डोर। किसके, लो रिएक्टिविटी वाले मेटल को। इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टेप 3 में लिख दिया है सिर्फ रोस्टिंग। इसलिए मैंने क्या लिख दिया, स्टेप 3 ऑटोमेटिकली रोस्टिंग, क्योंकि रोस्टिंग ही पॉसिबल है, क्योंकि लो रिएक्टिविटी के मेटल के सिर्फ सल्फाइड डोर ही दिए गए हैं, रोस्टिंग सिर्फ सल्फाइड डोर की होती है। आइए रोस्टिंग देखते हैं 2 मेटल्स की। पहला है कॉपर ग्लैंस और दूसरा है सिनेबार HgS। कॉपर ग्लैंस का फॉर्मूला सर Cu2S। रोस्टिंग करनी है ना हमें इसकी, ये देखो Cu2S था। रोस्टिंग में क्या करते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करते हैं। ये ऑक्सीजन दिया, हीट किया, क्या बना, कॉपर ऑक्साइड और SO2 गैस बनी, कॉपर ऑक्साइड और SO2 गैस बनी। अब नेक्स्ट, इस कॉपर ऑक्साइड, ये जो कॉपर ऑक्साइड है पता है क्या करता है, आपने मेटल ऑक्साइड बना लिया, ये अब आपको क्या करना है, मेटल ऑक्साइड बना के मेटल चाहिए, क्या चाहिए, मेटल चाहिए, तो ऑक्साइड को निकाल दो, मेटल मिल जाएगा। सर हम रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कर रहे हैं, हाँ बेटा हम रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कर रहे हैं। हम मेटल ऑक्साइड मिल गया, अब हम क्या चाह रहे हैं, ऑक्सीजन हट जाए, मेटल मिल जाए और ऑक्सीजन अपना रास्ता पकड़ ले, यही चाह रहे हैं, ताकि हमें क्या मिल जाए, प्योर मेटल मिल जाए, है ना। तो इस क्या यहाँ पे रिडक्शन नहीं हो रहा, क्या यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन नहीं हो रहा, एग्जैक्टली रिडक्शन हो रहा है। तो जो स्टेप 4 होता है ना वो रिडक्शन होता है मेटलर्जी का। लेकिन क्योंकि ये जो मेटल्स हैं ये लो रिएक्टिविटी के, लो रिएक्टिविटी मतलब किसी से रिएक्ट नहीं करना चाहते, किसी से बॉन्ड नहीं करना चाहते, तो ऑक्सीजन को हटाने के लिए हमें रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये खुद ही बोल देते हैं भाई ऑक्सीजन चले जा, भाई ऑक्सीजन चले जा, भाई ऑक्सीजन चले जा। इन्हें ये खुद चाहते हैं इन्हें ऑक्सीजन से क्या मिले, छुटकारा मिल जाए। अब ये देखो, तो ये क्या शो कर देते हैं, ऑटो रिडक्शन, यानी खुद ही रिड्यूस हो जाते हैं। Cu2O बना था, जैसे ही ये Cu2O थोड़ा सा बना,
ये इस CO2H से रिएक्ट करने लगता है। जैसे ये थोड़ा सा बड़ा, ये इससे रिएक्ट करने लगता है। रिएक्शन यहाँ नीचे लिखी हुई है, हीट तो मिल ही रही है, ये क्या बन जाता है, कॉपर सॉलिड, और फिर से क्या निकल जाती है, SO2 गैस निकल जाती है। समझ में आया? स्टेप 4 ऑटो रिडक्शन क्या होता है? सेम होता है सिनेबार के साथ यानी HGS के साथ। ये देखिए HGS था, O2 हुआ है ना, O2 से रिएक्ट करा, रोस्टिंग कराई है हमने, क्या बन गया, HgO प्लस SO2 बन गया। ये कॉपर से भी आगे है, ये कॉपर से भी 2 कदम आगे है। कैसे सर? एक तो जैसे ही HgO बना, HgS से रिएक्ट करके भी Hg लिक्विड बनाता है। जैसे ही ये HgO सॉलिड बना, HgS से भी रिएक्ट करके क्या बनाता है, Hg लिक्विड बनाता है। लेकिन कुछ HgO तो इतने आगे के होते हैं कि वो अपना ही थर्मल डिकम्पोजिशन कर देते हैं, अपना ही क्या कर देते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, और क्या बना लेते हैं, Hg बना लेते हैं। ये देखो HgO ने अपना ही थर्मल डिकम्पोजिशन कर दिया और Hg लिक्विड बना लिया और O2 गैस निकल गई यहाँ से। आपको समझ में आया? अब आपने स्टेप 4 भी कर लिया और आपको प्योर मेटल मिल चुका है, प्योर मेटल मिल चुका है। कॉपर के केस में आपको सॉलिड मिला है, Hg के केस में आपको लिक्विड मिला है। ठीक है, अब क्या करेंगे सर? अब इसकी आप रिफाइनिंग या प्योरिफिकेशन कर देंगे। इसकी क्या कर देंगे, रिफाइनिंग या प्योरिफिकेशन, और इसे मार्केट में बेचने के लिए तैयार कर देंगे। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर हमने कॉपर को कॉपर ऑक्साइड में क्यों नहीं कन्वर्ट किया, कॉपर सल्फाइड से डायरेक्टली कॉपर क्यों नहीं बना लिया, या HgS को HgO में क्यों कन्वर्ट किया, HgS से डायरेक्टली Hg क्यों नहीं बना लिया? बहुत अच्छा सवाल है बेटा, मेरी बात समझो। मेटल के सल्फाइड से या मेटल के कार्बोनेट से डायरेक्टली मेटल निकालना मुश्किल प्रोसेस है, मुश्किल है। कैसी है? मुश्किल है ना? वही अगर आप इस मेटल के सल्फाइड को या मेटल के कार्बोनेट को पहले मेटल का ऑक्साइड बनाते हैं, फिर इसका क्या करवाते हैं, रिडक्शन करवाते हैं और इससे मेटल बनवाते हैं, ये वाली जो प्रोसेस आपने करी ये इजी है। ये कैसी है? इजी है। हमने स्टार्टिंग में ही बोला था मेटलर्जी में हमें कन्वीनियंट और फीजेबल प्रोसेस चुननी है। कैसी प्रोसेस चुननी है? कन्वीनियंट और फीजेबल। आपको समझ में आई बात? इसीलिए हम हमेशा मेटल के सल्फाइड से और मेटल के कार्बोनेट से पहले क्या बनाते हैं, मेटल का ऑक्साइड बनाते हैं और फिर मेटल के ऑक्साइड का रिडक्शन करवाते हैं। कुछ लो रिएक्टिविटी वाले और कोई रिएक्शन शो कर देते हैं। सर बाकियों का जब हम पढ़ेंगे तब बताऊंगा। रिएक्शन शो कर देते हैं और मेटल बन जाता है। चलिए इस बात को नोट करिए आप लोग जल्दी से, मैं साइड हट जाता हूँ और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर नोट करना है नोट करिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि मीडियम रिएक्टिविटी के जो मेटल्स हैं उनकी मेटलर्जी कैसे करेंगे। बेटा स्टेप 1 स्टेप 2 इसमें भी सेम होगा, इनफैक्ट स्टेप 5 भी सेम होगा, प्योरिफिकेशन या रिफाइनिंग। ठीक है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 5 तो सही होगा सेम। अब स्टेप 3 क्या होगा? या तो रोस्टिंग होगी या कैल्सिनेशन होगा। सर ये रोस्टिंग होगी या कैल्सिनेशन डिपेंड किस पे करेगा बेटा? अगर सल्फाइड का ओर ले रहे हो तो रोस्टिंग करोगे, अगर कार्बोनेट का ओर ले रहे हो तो कैल्सिनेशन करोगे। अब आपने रोस्टिंग या कैल्सिनेशन करके मान लीजिए मेटल का ऑक्साइड बना लिया। अब आप क्या चाहते हैं, वो जो मेटल ऑक्साइड आपको प्राप्त हुआ है आप उसे मेटल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, पर यहाँ पे ऑटो रिडक्शन शो नहीं होगा। यहाँ पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा? रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा सर? रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है कि आप कैसे रिड्यूस कर रहे हैं मेटल ऑक्साइड को। 2 तरीके हैं। पहला तो है कि आप मेटल ऑक्साइड को स्मेल्टिंग के थ्रू रिड्यूस करें। ये कहाँ होता है? स्मेल्टर में होता है ना। स्मेल्टर एक आप ये समझ लीजिए कि भट्टी टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है ना, इसके नीचे आग जल रही होती है ना, इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, इसे स्मेल्टर बोलते हैं। ठीक, स्मेल्टर में होता है। इसमें हम मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन कराते हैं कोक को यूज करके। सर ये कोक क्या है बेटा? ये फॉर्म ऑफ कार्बन है ना, ये क्या है? कार्बन का एक फॉर्म है, फॉर्म ऑफ कार्बन है ना, सी। कोक को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब अगर तो आपका जो मीडियम रिएक्टिविटी का मेटल आपने लिया हुआ है वो जिंक है या जिंक से नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, जिंक है या जिंक से नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, तभी आप स्मेल्टिंग का यूज करेंगे। सर अगर जिंक से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में तब क्या करेंगे? उस केस में आपको यूज करना पड़ेगा एल्यूमिनोथर्मी। उस केस में आप क्या यूज करेंगे? एल्यूमिनोथर्मी। ठीक है जी। अच्छा सर एक बात बता दीजिए कि ऐसा क्यों कि जिंक और जिंक के नीचे वाले? क्योंकि बेटा जो कार्बन है
वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को यहाँ से हटाएगा, डिस्प्लेस करेगा। तो जो भी मेटल आप यूज करेंगे वो कार्बन से तो कम रिएक्टिव होना चाहिए। तो जो जिंक है और जिंक के नीचे वाले हैं वो कार्बन से कम रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए कार्बन उनको उनके उनके मेटल ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को धक्का मार के भगा देता है। बट जब आप बात करते हैं जिंक से ऊपर वालों की, है ना, तब कार्बन उनसे रिएक्टिव नहीं होता है, उनसे लेस रिएक्टिव होता है, तो उनका रिडक्शन ही शो नहीं कर पाता है कार्बन। समझ गए? इसीलिए अपने को क्या यूज करना पड़ता है, एल्यूमिनियम। किसके लिए? जिंक से ऊपर वालों के लिए। अब मेटल्स विच आर मोर रिएक्टिव देन जिंक, उनके लिए आप क्या करेंगे यूज, एल्यूमिनोथर्मी यूज करेंगे। चलिए अब हमारे सिलेबस में जो जो रिएक्शन दी हुई है वो करते हैं। पहले आप इसे नोट कर लीजिए, मैं साइड हट जा रहा हूं। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं जिंक ब्लेंड के बारे में, है ना। जिंक ब्लेंड सबसे पहले तो क्या है, ZnS, है ना। स्टेप 1 स्टेप 2 आपने कर दिया इसका। स्टेप 1 स्टेप 2 करने के बाद अब आप क्या करेंगे सर, इसकी रोस्टिंग करेंगे। स्टेप 3 में क्या करेंगे, इसकी रोस्टिंग। ये देखिए रोस्टिंग क्या होता है सर, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में इसको हीट करना है। ये देखिए ZnS से जिंक ब्लेंड, इसको मैंने क्या करी, रोस्टिंग करी, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट किया, तो क्या बन गया सर, जिंक ऑक्साइड बन गया और SO2 गैस रिलीज हो गई। मान लीजिए आपके पास जिंक का ब्लेंड नहीं होता, आपके पास होता कैलामाइन। आपके पास क्या होता, कैलामाइन, यानी कि जिंक कार्बोनेट। तब आप क्या करते, तब हम रोस्टिंग ना करके कैल्सिनेशन करते। अब आपने इसका कैल्सिनेशन किया है ना, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, तो क्या बना सर, ZnO बना और CO2 निकली। ऐसे इसको याद रख सकते हो कि यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 3। एक मेटल ले जा सकता है, एक अपने साथ मेटल ले जाता है, बचा हुआ निकल जाता है, एक अपने साथ मेटल ले जाता है, बचा हुआ निकल जाता है, ठीक। तो ZnO प्लस CO2 गैस बनी इस केस में। अब आपने मेटल ऑक्साइड की प्राप्ति कर ली है। पहले क्या होता था, लो रिएक्टिविटी वाले में ये ऑटो रिडक्शन शो कर देते थे, अब ये ऑटो रिडक्शन शो नहीं करेगा, आपको रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। सर ये जिंक है, आपने बताया था जिंक के लिए हम स्मेल्टिंग करेंगे, यानी रिडक्शन करेंगे किसकी मदद से, कोक की मदद से। कहां करेंगे सर, स्मेल्टर में करेंगे। वेरी गुड। तो रिडक्शन यूजिंग कोक भी बोल सकते हैं, या इसी बात को आप बोल सकते हैं स्मेल्टिंग ऑफ जिंक इन वेयर, इन स्मेल्टर। कहां करेंगे, स्मेल्टर में करेंगे, ठीक है। आइए देखिए स्मेल्टिंग कैसे करेंगे। जिंक ऑक्साइड मिल गया था हमें, हाँ, चाहे आपने कैलामाइन लिया हो चाहे जिंक ब्लेंड मिला हो, आपको जिंक ऑक्साइड मिल गया सॉलिड फॉर्म में। अब कार्बन सॉलिड फॉर्म से आपने इसको रिएक्ट कराया। जब आपने इन दोनों को रिएक्ट कराया तो ये कार्बन जो है इस ऑक्सीजन को जगह ले लेगा, कार्बन जो है इस ऑक्सीजन की जगह ले लेगा, इसे डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या होगा, जिंक बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ, और साथ में क्या निकल जाएगा, CO निकल जाएगा, है ना। साथ में क्या निकल जाएगी सर, CO गैस निकल जाएगी। कार्बन ने क्या किया, इस जिंक को डिस्प्लेस किया, कार्बन ने क्या किया, इस जिंक को डिस्प्लेस कर दिया और ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ गया। एक और बार रिपीट कर रहा हूं, कार्बन ने क्या किया सर, इस जिंक को डिस्प्लेस किया, है ना, इस जिंक को क्या किया, डिस्प्लेस किया, और इस क्या बोलते हैं ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, और जिंक अपना अकेला आपको सॉलिड फॉर्म में मिल गया। समझ गए? ये एक तरीके की कैसी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। क्यों है रेडॉक्स, ये देखो, क्या जिंक से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, हाँ। क्या कार्बन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, हाँ सर, रेडॉक्स है, समझ में आ गया। साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट है, क्यों, कार्बन ने जिंक को डिस्प्लेस कर दिया है, कार्बन ने जिंक को डिस्प्लेस कर दिया है ना। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए एक हम और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम एल्यूमिनोथर्मी कर रहे होंगे, जिसमें हम एक एल्यूमिनोथर्मी कर रहे होंगे, है ना। पायरोल्यूसाइड का एग्जांपल लेते हैं। चलिए इसको मिटा दूं। पायरोल्यूसाइड क्या होता है सर, MnO2 होता है। MnO2 यानी वो मैंगनीज का क्या होता है बच्चा, ओर होता है, मैंगनीज का ओर होता है MnO2, पायरोल्यूसाइड, है ना। ये और इसी फॉर्म में होता है MnO2, ठीक है सर। ये ऑलरेडी ऑक्साइड है, तो ना हमें इसकी रोस्टिंग करने की जरूरत है, ना इसकी हमें कैल्सिनेशन करने की जरूरत है, ये तो ऑलरेडी मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में है। तो हम इसकी डायरेक्टली क्या करते हैं, स्टेप 1 स्टेप 2 के बाद रिडक्शन। कैसे, एल्यूमिनियम की मदद से। कैसे करते हैं इसकी रिडक्शन बच्चों, एल्यूमिनियम की मदद से। इस ओर का क्या नाम है, पायरोल्यूसाइड नाम है, पायरोल्यूसाइड। चलिए देखते हैं इसके लिए एल्यूमिनोथर्मी को। इसके लिए एल्यूमिनोथर्मी आप कैसे करेंगे, ठीक है जी। MnO2 सॉलिड किससे रिएक्ट कराएंगे सर, एल्यूमिनियम से सॉलिड, ठीक है जी, ऐसे रिएक्ट कराएंगे। उसके बाद
यहाँ से आपको क्या प्राप्त होगा, मैग्नीज लिक्विड, ये देखिए मैग्नीज लिक्विड फॉर्म में, प्लस Al2O3 प्लस हीट बहुत सारी निकलेगी, है ना, हीट बहुत सारी निकलेगी। यहाँ पे मैंने ट्रायंगल का सिंबल क्यों नहीं बनाया, क्योंकि जितनी आप हीट दोगे उससे ज्यादा तो हीट निकल जाएगी। अब एक बहुत खास बात बताता हूँ आपको मैं, ये जो Mn लिक्विड में बना है ना, लिक्विड में नहीं बनता है, बनता तो सॉलिड में है, लेकिन इतनी हीट निकली इस रिएक्शन में, इतनी हीट निकली कि इस हीट ने Mn सॉलिड को Mn लिक्विड बना दिया। ड्यू टू दिस हीट, ड्यू टू दिस हीट we get metal in liquid form, we get metal in liquid form, है ना। लेकिन आपको पता है एल्यूमिनोथर्मी से क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा, आपको अगर बोर्ड में एल्यूमिनोथर्मी से क्वेश्चन दिखेगा तो दिखेगा एप्लीकेशन ऑफ एल्यूमिनोथर्मी पे। वो किस पे दिखेगा, एप्लीकेशन ऑफ एल्यूमिनोथर्मी पे। आइए देखते हैं सर ये एप्लीकेशन ऑफ एल्यूमिनोथर्मी क्या होती है। एप्लीकेशन ऑफ एल्यूमिनोथर्मी, एप्लीकेशन ऑफ एल्यूमिनोथर्मी। बेटा आपको पता है क्या सर कि आयरन जो होता है, चलो एक रिएक्शन लो पहले फिर बताता हूँ, है ना। Fe2O3 ले लेते हैं अपन, Fe2O3 आयरन का ओर है ना, सॉलिड। आयरन का ऑक्सीजन वाला ओर है, ऑक्साइड वाला ओर है ना। तो हमें ना इसमें रोस्टिंग करने की जरूरत है ना, क्या करने की जरूरत है, कैल्सिनेशन। हम डायरेक्टली इसका क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे स्टेप 1 और स्टेप 2 के बाद। अब आयरन का रिडक्शन क्योंकि वो जिंक से नीचे आता है, आप कोक से भी कर सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में हम किससे करेंगे बेटा, एल्यूमिनियम से करेंगे। यानी क्या परफॉर्म करेंगे, एल्यूमिनोथर्मी परफॉर्म करेंगे, एल्यूमिनोथर्मी परफॉर्म करेंगे। अच्छा इसका जो है ना वो क्या बोलते हैं, कलर भी इंपॉर्टेंट है, रेडिश ब्राउन होता है। क्या होता है, रेडिश ब्राउन होता है। इस ओर का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होता है, इस ओर का नाम आप मुझे बताइए कि कमेंट सेक्शन में क्या होता है। अब वही आपने इसको क्या किया, एल्यूमिनियम से रिएक्ट कराया, प्लस Al सॉलिड, ठीक। सर हमें इतना तो पता है, क्या पता है कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनेगा यहाँ से, और Fe लिक्विड फॉर्म में मिलेगा हमें। Fe किस फॉर्म में मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। साथ ही साथ क्या बनेगा, Al2O3, है ना, और प्लस क्या निकलेगी यहाँ पे, बहुत सारी हीट। और इसी हीट की वजह से आपको आयरन, इसी हीट की वजह से आपको आयरन किस फॉर्म में मिला है, लिक्विड फॉर्म में मिला है। किस फॉर्म में मिला है, लिक्विड फॉर्म में। समझ गए। अब सर ये एप्लीकेशन में कहां से आ रहा है बेटा, ऐसे आ रहा है कि इस रिएक्शन का यूज करते हैं हम ब्रोकन पार्ट आयरन मशीनरी जो होती है ना, आयरन मशीनरी है ना, आयरन की जो मशीन्स होती हैं उसके ब्रोकन पार्ट्स को ठीक करने में, उसकी वेल्डिंग में, है ना। और साथ ही साथ रेलवे ट्रैक्स जो टूटे हुए हैं, मान लो एक रेलवे ट्रैक जा रहा है ना, रेलवे ट्रैक ऐसे जा रहा है, ठीक, यहाँ पे बीच में ऐसा एक क्रैक आ गया, ठीक। अब आप ही बताइए क्या सेम इसी साइज का, इसी शेप का मेटल का टुकड़ा लाके यहाँ फिट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हाँ सर, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। उससे ज्यादा आसान ये नहीं होगा कि हम मेटल को, सॉरी आयरन को डायरेक्टली यहाँ लिक्विड फॉर्म में भर दे। लिक्विड तो जिस कंटेनर में रख दो उसी कंटेनर की शेप ले लेता है। हाँ सर, तो हम क्या करते हैं, हम मतलब जो वर्कर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक ऐसे डब्बा अपना लेकर चलते हैं, है ना, एक ऐसे अपना डब्बा लेकर चलते हैं। डब्बे में वो क्या करते हैं कि ये वाली रिएक्शन परफॉर्म करा देते हैं, ये वाली रिएक्शन परफॉर्म करा देते हैं। इससे उन्हें आयरन लिक्विड स्टेट में मिल जाता है और उस लिक्विड स्टेट वाले आयरन को इसमें भर देते हैं और छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। जब वो ठंडा होता है तो जम जाता है। उसके बाद हम कुछ नहीं करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, वहां जम गया, उसको थोड़ा बहुत पॉलिश किया, अपना एकदम फर्स्ट क्लास रेलवे मशीन, ये जो रेलवे ट्रैक था ये रिपेयर हो गया। वेल्डिंग में यूज करते हैं आयरन मशीनरी के। अच्छा यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट बात और है कि ये रिएक्शन को शुरू कराने के लिए हम यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को इग्नाइट करते हैं। इग्नाइटेड मैग्नीशियम रिबन, है ना, मैग्नीशियम की रिबन को जला देते हैं इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। ये बात इंपॉर्टेंट थी। चलिए इतनी बात को आप नोट डाउन कर लीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो आप एल्यूमिनोथर्मी कर रहे हो ना, चाहे वो आप आयरन की करो चाहे वो आप
MnO2 की करो, पायरोल्यूसाइड की करो, ये किस टाइप की रिएक्शन होती है? पहले तो ये एक थर्माइट रिएक्शन है ना। दूसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट समझ पा रहे हो? Al क्या कर रहा है? Mn को डिस्प्लेस कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। सेम उसने यहीं पे यहाँ पे भी यही किया है। ऑक्सीजन को क्या किया है? आयरन को क्या किया है? डिस्प्लेस। इसीलिए ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अच्छा देखिए, क्या Mn से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है? हाँ सर हो रहा है। क्या Al में एडिशन हो रहा है? हाँ सर हो रहा है। इसीलिए ये एक रिडॉक्स रिएक्शन भी है, और साथ ही साथ ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी हीट इवॉल्व हो रही है, बहुत सारी हीट इवॉल्व हो रही है। चलिए इस बात को नोट डाउन और कर लीजिएगा साथ में, सही घट रहा हूं मैं। आइए अब देखते हैं ना कि हमें अगर मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी दे दिया तो हम उसका मेटलर्जी कैसे परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले तो एक बात जानिए कि जो ये हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स है, ये या तो आपको मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेंगे या मेटल क्लोराइड के फॉर्म में मिलेंगे। तो ना रोस्टिंग से काम चलेगा ना कैल्सिनेशन से। स्टेप 1 स्टेप 2 तो इसके लिए भी सेम है, लेकिन ना आप इनकी रोस्टिंग कर सकते हो ना कैल्सिनेशन, क्योंकि इतना दम ही नहीं है किसी में कि इनको डिस्प्लेस कर दे ऑक्सीजन की जगह। इतना किसी में दम नहीं है। मान लो आप क्या कर रहे थे, जिंक से ऊपर वाले के लिए एल्यूमिनियम यूज कर रहे थे, आपको एल्यूमिनियम ही मान लो एक्सट्रैक्ट करना है। अब क्या करोगे? अब एल्यूमिनियम फिर तो एल्यूमिनियम वो यूज नहीं कर सकते, हम हासिल नहीं कर सकते। तो इन सब केसेस में हम करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, बिजली की मदद से उनका रिडक्शन करते हैं ना, बिजली की मदद से उनका रिडक्शन करते हैं। अब हर जगह क्यों नहीं कर सकते बिजली की मदद से बेटा? क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये महंगी होती है ना। ये प्रोसेस क्या होती है? महंगी। इसीलिए सिर्फ इन्हें हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स के लिए किया जाता है। मान लीजिए कि हम NaCl एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं? NaCl। तो सबसे पहले तो रॉक सॉल्ट है ना, आपको इसको क्या करना पड़ेगा भाई? क्रशिंग ग्राइंड में। उसके बाद आप क्या करेंगे? इसे पिघलाएंगे। ये NaCl सॉलिड है, इसे लगभग 800 डिग्री का टेम्परेचर दीजिए और NaCl लिक्विड मिल आइए। इसे ही हम बोलते हैं मोल्टन फॉर्म। क्या बोलते हैं? मोल्टन फॉर्म। अब जब ये लिक्विड में जाएगा, मोल्टन फॉर्म में जाएगा, तभी NaCl के फॉर्म में थोड़ी रहेगा, तभी आयंस में ब्रेक हो जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। अब आपने यही मोल्टन NaCl यहाँ लिया एज लिक्विड। ये जो लाल लाल है ये क्या है? मोल्टन NaCl। ठीक है जी। और आपने बिजली चालू कर दी। अब इसमें क्या प्रेजेंट है सर? Cl नेगेटिव प्रेजेंट है और Na पॉजिटिव प्रेजेंट है। Cl नेगेटिव कहाँ भागेगा सर? एनोड की तरफ, जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल होता है। एनोड क्या होता है? पॉजिटिव होता है। कैथोड क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक, Cl नेगेटिव यहाँ भागेगा। क्या करेगा सर एनोड पे जाके? बेटा एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन। क्या होती है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 2 Cl नेगेटिव जाएंगे, Cl2 बना लेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा। समझ गए आप? कैथोड पे क्या होगा सर? कैथोड पे बेटा Na भागेगा, Na प्लस है ना, इसलिए नेगेटिव टर्मिनल पे भागेगा, जो कि क्या है? कैथोड है। कैथोड पे क्या होगा सर? रिडक्शन होगा। रिडक्शन क्या होता है सर? सर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो सोडियम पॉजिटिव जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो कैथोड वाला रीजन है ना, ये वाला रीजन, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? सोडियम मेटल मिलेगा। क्या मिलेगा? सोडियम मिलेगा। और इस केस में आपको प्योरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑलरेडी प्योर फॉर्म में आपको मिला है ना। ये ऑलरेडी किस फॉर्म में मिला है? प्योर फॉर्म में। तो नो नीड ऑफ प्योरिफिकेशन। देयर इज नो नीड ऑफ प्योरिफिकेशन इन केस ऑफ दिस, है ना, प्योरिफिकेशन। चलिए इस बात को नोट करिए आप लोग, मैं साइड हट जा रहा हूं, कोई भी नीड नहीं है प्योरिफिकेशन की। अब हम इतने देर से बात कर रहे हैं कि जो हमारा आखिरी स्टेप होगा, स्टेप 5 होगा, वो या तो रिफाइनिंग होगी या प्योरिफिकेशन होगा। पर सर ये रिफाइनिंग या प्योरिफिकेशन करते कैसे हैं? ये रिफाइनिंग या प्योरिफिकेशन करते कैसे हैं? पहले तो ये जानिए कि जो मेथड में आपको, इसके बहुत सारे मेथड है। हमारी बुक में एक मेथड दिया गया है, वो है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग या प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, है ना। ये जो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है, ये किन के लिए की जाती है सर? ये सिर्फ आपके कुछ मेटल्स है ना, कॉपर, जिंक, टिन, निकल, इनके लिए की जाती है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ये बात NCERT लिखती है। आइए देखते हैं कि इसमें होता क्या है। बेटा इसमें पता है क्या करते हैं आप? सबसे पहले तो जो भी मेटल आप चाह रहे हैं कि मैं एक्सट्रैक्ट करूं, जो भी मेटल मैं प्योरीफाई करूं, है ना, उस मेटल की आप एक कैथोड लेते हैं, पतली सी। आप क्या लेते हैं? कैथोड। प्योर मेटल की कैथोड लेते हैं। मान लीजिए मैं कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है ना। मैं किसको एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ? कॉपर को। तो मैं क्या करूंगा? एक कॉपर की थिन स्ट्रिप लूंगा, पतली सी तार लूंगा और उसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दूंगा। इसीलिए मैं उसे क्या बोलूंगा? कैथोड।
अब जो मुझे अपने क्या बोलते हैं कॉपर मिला है ना, जिसकी मुझे क्या करनी है, प्योरिफिकेशन करनी है, उसकी मैं एनोड बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? एनोड बनाऊंगा। ठीक है जी, समझ गए इतनी बात। अब मैं क्या वो करना चाह रहा हूं बताइए आप मुझे, कॉपर। तो मैं उसी मेटल के सॉल्ट का इलेक्ट्रोलाइट लूंगा। मैं उसी मेटल के सॉल्ट का क्या लूंगा? इलेक्ट्रोलाइट लूंगा। समझे आप? मान लीजिए मैं कॉपर वो करना चाह रहा हूँ, है ना, एनोड पे मेरे पास क्या है, कॉपर। तो मैं ले रहा हूँ CuSO4। क्या ये कॉपर का सॉल्ट है? हाँ सर है, CuSO4। और आप इसको किस फॉर्म में लेंगे? इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में। इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या? इसे आप पानी में घोलेंगे। इसे आप क्या करेंगे? पानी में घोलेंगे। तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा? एक्वस। अब जैसे ही आपने इसे पानी में घोला, वैसे ये क्या होगा सर? आयंस में टूट जाएगा। कौन से आयन में? Cu++ और SO4 2-। तो ये आयंस इस पूरे लिक्विड में, इस पूरे सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, पूरे सॉल्यूशन में प्रेजेंट है ना? समझ गए आप? अब आपने प्लग ऑन किया। क्या ऑन किया? प्लग। जैसे ही आपने प्लग ऑन किया, मुझे बताइए ये जो Cu++ है ये किस तरफ भागेगा? सर कैथोड पे भागेगा। Cu++ विल रन टू कैथोड। समझ गए इतनी बात? SO4 2- किधर भागेगा? SO4 2- किधर भागेगा? सर एनोड पे भागेगा। लेकिन इससे हमें क्या मतलब बेटा, मुझे बताओ कि एनोड पे क्या होती है? सर ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन यानी क्या? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो भी Cu का मेटल इस एनोड में प्रेजेंट है वो क्या करेगा? सर ऑक्सीडाइज होगा, यानी क्या करेगा? Cu++ बनाएगा, और Cu++ बना के इस सॉल्यूशन में उतर जाएगा। और अब ये Cu++ बेस कैथोड पे भागेगा। ये Cu++ बेस कैथोड पे भागेगा। तो ऐसे धीरे धीरे समय बीतता जाएगा और आप पाएंगे कि जो आपने मोटी स्ट्रिप ली थी एनोड की, इम्प्योर कॉपर की, वो पतली हो गई है। और जब वो आपने पतली कैथोड ली थी, वो मोटी हो गई है, क्योंकि इस पे क्या डिपॉजिट हो गया है? इस पे कॉपर डिपॉजिट हो गया है। इस पे क्या डिपॉजिट हो गया है? कॉपर डिपॉजिट हो गया है। ठीक है जी। तो क्या आपने कॉपर को प्योरीफाई कर लिया? हाँ सर हमने कर लिया। अब एक बात जानिए बेटा, यहाँ पे एनोड में सिर्फ कॉपर तो था ही नहीं, लेकिन कॉपर धीरे धीरे टूट के गया, तो क्या बच गई? सर इम्प्योरिटीज बच गई। ये इम्प्योरिटीज दो तरीके की होती हैं, एक सॉल्युबल और दूसरी इनसॉल्युबल। जो भी इम्प्योरिटीज सॉल्युबल है वो इसी सॉल्यूशन में घुल जाएंगी, लेकिन जो भी इनसॉल्युबल है वो यहाँ नीचे डिपॉजिट होंगी, वो यहाँ एनोड के नीचे डिपॉजिट होंगी, और इसे बोला जाता है एनोड मड। इसे क्या बोला जाता है? एनोड मड। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस बात में कि सर हमने कैथोड को प्योर मेटल लिया, प्योर स्क्रिप्ट ली थी, या एनोड को प्योर स्क्रिप्ट बनाई थी? मुझे बताइए, एनोड मड किसके नीचे जमेगी? जो इम्प्योर होगा। यानी हमने एनोड को इम्प्योर रखा था और कैथोड की एक पतली सी फाइन प्योर स्क्रिप्ट ली थी मेटल की। क्या इतनी बात आप सबको क्लियर है कि हमने क्या किया था? अच्छा, ये जो एनोड मड है ना, नाम की कीचड़ या मिट्टी है, इसमें असल में पता कैसे मेटल्स पाए जाते हैं? Ag एंड Au मिलता है आपको। Ag एंड Au क्या मिलता है? सिल्वर और गोल्ड। तो बस ये नाम का कीचड़ है, असल में कीचड़ नहीं है ना? चलिए बच्चों, इसी के साथ हमने मेटल एंड नॉन मेटल का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिया है, मेटलर्जी। इसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इसके नोट्स बनाइएगा, PYQ सॉल्व करिएगा। आशा करता हूं आपके भी इस साल बोर्ड्स में 90% प्लस आए। जय सिया राम।